दर्द सहना आसान है, लेकिन ये जुदाई तेरी कैसे सहूं। हर ख्वाब टूट कर आँखों से बह गया साजना, साजना। जो तेरी यादों के साए साए चलता रहा था, वो मेरा दिल था। जो तेरे बिन यूं तन्हाइयों में जलता रहा था, वो मेरा दिल था। साजना, साजना। हुआ क्या है, कुछ बताएंगे सही? खैरियत तो है? अरे खैरियत कहाँ होगी, इस जैसी नालायक और आवारा औलाद के होते हुए खैरियत हो सकती है भला? आप जैद के बारे में बात कर रहे हैं? और किसकी बात कर रहा हूं? वही तो है मेरे सीने का नासूर। तुम्हें कहता था मैं कि उसकी ये आवारगियां किसी रोज हमें बहुत बड़ी मुश्किल में डालेंगी। शायद औलाद ये समझती है कि वो हमसे ज्यादा बेहतर अपने बारे में फैसला कर सकते हैं। हमें उन्हें मौका देना चाहिए खुद फैसला करने का। लिहाजा मैंने ये फैसला किया है कि जैद और नैना का रिश्ता तय कर दिया जाए। वो मेरा दिल था। जैद, जैद, यहाँ बाइक रोको। तुम घर पहुंचो, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूं। और सुनो, ये पैसे रखो, रास्ते में से मिठाई लेते जाना। मिठाई? अब ये काम जिस तरह भी हुआ तो है ना। खुशी की खबर सुनाने जा रहे हो, मुंह तो मीठा कराना पड़ेगा। ले जाओ, चलता हूं मैं। हाँ जैद, क्या हुआ? सब सेट है? सेट? सब कुछ बर्बाद हो गया। कहाँ है तू? क्या हुआ जैद? तू तो नैना के डैड से मिलने गया था ना? हाँ गया था मिलने। पता है उन्होंने क्या किया? मेरी और नैना की शादी तय कर दी है। What?
क्या बकवास कर रहा है तू? ये बकवास मैंने नहीं, तुम्हारे फप्पा जान और होते होते रह गए ससुर जान ने की है। मुझे नैना की फिक्र हो रही है, कितनी डिस्टर्ब होगी बेचारी। और मेरी फिक्र नहीं हो रही तुम्हें? मेरे सर पे जो तलवार लटक रही है वो। अरे यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नैना एक लड़की है, उसके लिए सब कुछ फेस करना बहुत मुश्किल है। रहने दे यार, रहने दे, ये लड़का लड़की रहने दे। ऐसा जालिम सेटअप है हमारी सोसाइटी में कि माँ बाप के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। अजीब डिक्टेटरशिप है यार। मुझे लगता था कि प्रॉब्लम सिर्फ मुझे से मिडिल क्लास लोगों के लिए, और तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ लड़कियों के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। नैना जैसी लड़की हो या मुझ जैसा मुंहजोर लड़का, मेरे अब्बा जैसे सिंपल रवायती मिडिल क्लास का बाप हो या तुम्हारे डैड जैसा रोशन ख्याल डैड, सब औलाद पे कंट्रोल रखना चाहते हैं बस। बात तो ठीक कह रहा है। ना मैं अपने डैड को ये बता के हर्ट कर सकता हूँ, ना तो। मेरे अब्बा ने क्या हर्ट होने से चाहे जानकर, उल्टा मुझे हर्ट कर देना डंडे मार मार के। भाई अब होश कर, आगे का मामला तुझ पर डिपेंड करता है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। यार लेकिन मुझे ये तो बता कि इस मसले का हल क्या है। इस मसले का हल उस दिन निकलेगा जिस दिन तू कुछ बोलने की हिम्मत पैदा करेगा। मैं हमेशा से नैना के खिलाफ हूं, लेकिन एक बात है, उसमें गट्स है यार। वो कोई बोल्ड स्टेप लेने की हिम्मत रखती है। मैंने दोस्ती में जितना जिगरा दिखाना था दिखा लिया। अब तुम मर्द बनो, मर्द। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे आप? बात ज्यादा तो नहीं बिगड़ी? और जैद क्यों नहीं आया आपके साथ? कहीं उन्होंने उसको बिठा तो नहीं लिया, थाने तो नहीं दे दिया? क्या वो आया नहीं अभी तक? उसे तो मैंने कहा था मिठाई लेकर घर जाए और खुशखबरी सुनाए। कैसी खुशखबरी, कैसी मिठाई? तुम्हारे साहबजादे का रिश्ता तय करके आ गया हूं। शादी तो 1 साल बाद होगी, लेकिन शायद मंगनी की रस्म करनी पड़े, और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मंगनी ना भी हो। शरीफ लोगों के यहाँ जुबान ही बड़ी चीज होती है। कहाँ जबान दे आए आप? आप तो अपने सर के यहाँ गए थे ना जैद को माफी दिलवाने के लिए, और ये अब आप क्या कह रहे हैं? और ऐसी कौन सी लड़की बैठी हुई थी हथेली पे सरसों जमाए जो आपके हवाले करके रख दी? मेरे सर की ही बेटी है वो, फैयाज साहब की बेटी, जिसके साथ तुम्हारे साहबजादे इश्क की पींगें बढ़ा रहे थे। बेटी अमीर की हो या गरीब की, इज्जत तो सबकी एक जैसी होती है। और जब बात बेटी की इज्जत पर आ जाए तो माँ बाप यही चाहते हैं कि घर की बात घर में रहे, जमाने में न फैले। नैना, मुझे पता है कि तुम सब कुछ जानने के बाद बार बार मुझे क्यों फोन कर रहे हो? मुझे ये याद दिलाने के लिए कि तुम कितने मजबूर हो, मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, और इस बार भी जो करना है मुझे ही करना है। तो ठीक है ना, मैं करूंगी, लेकिन इस बार जो मैं करूंगी वो सिर्फ अपने लिए करूंगी, हमारे लिए नहीं। नैना, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं ये क्या कह रही हो अम्मा? ऐसे कैसे हो सकता है? अम्मा ऐसा कैसे कर सकते हैं?
उन्हें तो सब पता है, और इससे ज्यादा खुल के मैं उन्हें क्या बताती? सब कुछ तो बता चुकी थी। इस जैद के बच्चे की तो मैं अभी खबर लेती हूँ। इसने समझ क्या रखा है अपने आप को, और उसको जरा भी एहसास है कि उसकी इन हरकतों की वजह से उसकी बहन का घर। अम्मा मैं अभी आ रही हूँ, और मैं आके इस जैद की भी खबर लेती हूँ और अब्बा से भी बात करती हूँ, जिनको अपने बेटे की पसंद नापसंद और अरमानों का तो बड़ा ख्याल है, पर ये फैसला करते हुए उन्होंने अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा। बस मैं अभी आ रही हूँ माँ। क्या हुआ भाभी, सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत है। मैं जरा अम्मा की तरफ जा रही हूँ, तुम्हारे भाईजान के आने से पहले आ जाऊंगी। ये सब तुम्हारा किया धरा है ना। तुमने मोहल्ले की लड़की छोड़ी, ना ही खानदान की। हर जगह हमें जलील करवाया, और अब हिम्मत तो देखो, अपने अब्बा के साहब की लड़की पे हाथ डाल दिया। कैसे गले पड़ी ना वो तुम्हारे। मुझे क्यों डांट रही हैं? हिम्मत है तो जाके अब्बा से कहना, जो वहां चुपचाप खड़े रहे। इनकार क्यों नहीं किया उन्होंने? किस मुंह से इनकार करते? तुमने उन्हें इस काबिल छोड़ा था। अरे ये तो शुक्र करो कि उन्होंने तुम्हें जेल नहीं भिजवाया। हाय हाय, उन्होंने अपनी लड़की हमारे सर पे डाल दी है। जिसने अपने माँ बाप की नाक कटवा दी, वो ससुराल वालों की खाक इज्जत करेगी। और वो तो बहुत मॉडर्न होगी, पता नहीं दुपट्टा भी लेती है कि नहीं। तौबा करो, क्या दुपट्टा, कैसा दुपट्टा? छोटे छोटे कपड़े पहनती है, और जितने छोटे कपड़े उतनी लंबी जबान। या अल्लाह, ये बट्टा भी हमारे खानदान की इज्जत पर लगना था। एक बात बताएं, अब्बा को किस बात का डर है? लड़के के बाप हैं, सीना तान कर जाकर कहें नहीं करनी शादी, नहीं चाहिए तुम्हारी लड़की। क्या करेंगे? हथकड़ी लिखवा देंगे। मैं 4 दिन जेल में रह लूंगा, लेकिन हमेशा के लिए इस ढोल को गले में नहीं डालूंगा। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब भुगतो। अकेला नहीं भुगतूंगा, आप सब साथ भुगतोगे। बता रहा हूं, ये लड़की नहीं आफत है, सबकी नाक में दम कर देगी ये। और अब्बा को बड़ा शौक हो रहा है ना उसे बहू बना के घर लाने का। कुछ ही दिन में मुंह भर भर के कोसेंगे आप लोग मुझे। अब्बा को समझाएं, जाकर इनकार कर दें, सब बच जाएंगे, वरना सब भुगतेंगे। बता रहा हूं मैं। या अल्लाह, मैं क्या करूं? क्या है? मैं कब से फोन करी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम्हारा फोन पिक करना फर्ज नहीं है मुझ पे। नहीं बात करनी मुझे तुमसे। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। सिर्फ इसलिए फोन किया कि अपने घर वालों को समझाओ, मेरे डैड से कहें कि उन्हें रिश्ता कबूल नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैंने सुबह से ऐसा कहा नहीं होगा? दिमाग पक गया सुबह से बात कह कह के। तुम एक बात बताओ, तुम दोनों को हर मुश्किल काम में मैं ही क्यों नजर आता हूं? चक्कर तुम दोनों का, मसला तुम दोनों का, हेल्प करते करते मैं थक गया हूं। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम्हारी जो ये लंबी जबान है, इसे हिलाओ ना अपने डैड के सामने, बताओ सारी बात। हमेशा मेरे कंधे पे बंदूक रखते हैं दोनों। जैद से तो मुझे कभी अच्छी उम्मीद रही ही नहीं। वो तो है ही पैदाइशी बदलिहाज और खुदगर्ज। लेकिन अब्बा तो खुद सोच लेते, अपनी शादीशुदा बेटी का लिहाज ही कर लेते, जबकि मैं उनको सब कुछ साफ साफ बता चुकी थी। खदीजा, तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे अब्बा के सामने नहीं बोल सकती। अम्मा, जैद तो आपका बेटा है ना, उसको 2 खींच के लगाने थे, सीधा हो जाता। आप उसे इतना तो समझा सकती थी कि सबा और उन दर्जनों लड़कियों में फर्क है जिनको वो चकमा दे चुका है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? जैद ने जो हरकत की है, अगर कोई भी गैरतमंद बाप होता वो बर्दाश्त नहीं करता। ये तो शुक्र है कि उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया है। उन लोगों की भी तो कोई इज्जत है कि नहीं है? अच्छा, तो क्या उनकी बेटी जमाने से निराली है? पराई बेटी के लिए आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है, अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं। क्या कैसर की कोई इज्जत नहीं? और क्या कैसर की बहन सड़क पर पड़ी हुई है कि आपका लाडला उसके साथ इश्क की पींगे बढ़ाता रहे? अपने दामाद के सामने शर्मिंदा हो सकते हैं आप लोग? और उस आदमी में ऐसी कौन सी सुखाब के पर लगे हुए कि आप लोग उसको 2 टके का जवाब ना दे सके? अरे हम उन्हें टका सा जवाब नहीं दे सकते थे, क्योंकि तुम्हारे अब्बा वहां काम करते हैं।
जैद ने किसी और के नहीं, तुम्हारे अब्बा के साहब की बेटी पे हाथ डाला है। अब्बा के साहब? उनकी बेटी? यानी अब्बा अपने सेठ की बेटी से रिश्ता पक्का कराए हैं? यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम समझना ही नहीं चाह रही हो। आज आप बहुत लेट हो गए। मैंने आपको 2 बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हो सका। हाँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा था किसी से बात करने को, इसीलिए सारी मीटिंग्स भी कैंसिल की। तो बेहतर था कि आज आप ऑफिस ही ना जाते। मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही, जैसे ये फैसला करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन हो। फयाज, अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है तो आप एक बार फिर सोच लीजिए। जो फैसले दिलों पे बोझ बनकर बैठ जाते हैं, उन्हें सारी जिंदगी अनचाही जंजीरों की तरह बांधे रखना एक अज़ाब हो जाता है। सालों पहले हम दोनों ने एक फैसला किया था, जिसका बोझ अज़ाब की तरह हमारे कंधों पर है, और तुम्हारे दिल पर पछतावे का कि ये कदम उठाकर तुम बाप और भाई दोनों की नजरों से गिर गई। तुम्हारा बाप तुम्हें माफ किए बगैर इस दुनिया से चला गया। मेरे अंदर ये अज़ाब एक खौफ की सूरत पर आ रहा, और उस वक्त इस खौफ ने शिद्दत इख्तियार कर ली जब नैना को मैंने पहली बार गोद में उठाया, और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अपनी मोहब्बत के खुमार में मैंने एक बेटी के बाप का कितना दिल दुखाया। 20 साल से इस खौफ के साथ जी रहा था राहिला कि अब मेरा क्या होगा, कहीं तुम्हारे बाप की बद्दुआ ना लग जाए। इसी खौफ के बिना पर मैंने नैना को सख्तियों में पाला, जिस पर तुम मुझसे नाराज नहीं और नैना को भी मुझसे गिला रहा। लेकिन मैं क्या करता, मेरे दिल से यह डर नहीं जाता था कि कहीं नैना भी हमें वही सदमा ना दे दे जो हमने किसी को दिया। किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता है फयाज। मेरे बाबा ने मुझे बहुत लाडों से पाला, मुझे हर तरह की आजादी दी, सिर्फ ये सोचकर कि मैं उनके भरोसे को कभी ठेस ना पहुंचाऊं। लेकिन मैंने पहुंचाई, और आपने नैना को बहुत सख्तियों में पाला, उस पे हर तरह की पाबंदी लगाई कि वो अपनी मनमानी ना कर सके। अगर उसने की तो ये तय है फयाज के जवानी पे बंद नहीं बांधे जा सकते। जब इश्क का सैलाब आता है तो ना माँ बाप नजर आते हैं और ना ही आने वाला कल। मुझे ये फैसला लेना ही था राहिला। बेशक हमने ये गलती की थी, लेकिन ये भी तो सोचो क्यों की थी। तुम्हारे बाप और भाई किसी सूरत हमारी शादी के लिए तैयार नहीं थे, मजबूरन हमें यह कदम उठाना पड़ा था। मैं नहीं चाहता
कि मैं अपनी बेटी के लिए वैसे ही हालात पैदा करूं और वो मुझे बाप की बजाय दुश्मन समझे, वो फिर सारी उम्र पछताती रहे। जैसे मुझे मेरी कम हैसियत की वजह से ठुकरा दिया गया था, तो मैं जैद को कैसे इस वजह से ठुकरा दूं कि वो मेरे ऑफिस में काम करने वाले का बेटा है। महज गैरत और अना की वजह से मैं अपनी बेटी के अंदर बगावत नहीं पैदा करूंगा। अगर मेहनत करेगा तो यकीनन वो मकाम हासिल कर लेगा जो मैंने मेहनत से हासिल किया। जितनी तुम दोनों की मोहब्बत ढीठ है, उतनी तुम दोनों के घर वालों की दुश्मनी भी ढीठ है। ना तुम्हारे घर वाले कभी दुश्मनी छोड़ेंगे और ना तुम दोनों एक दूसरे के बगैर रह सकते हो। इसलिए मैंने एक हल निकाला है। क्या हल? कोर्ट मैरिज। तुम दोनों चुपकर निकाह कर लो और इस मुल्क को छोड़कर भाग जाओ। मेरा दिल था। कैसी तबीयत है? बेहतर हूं। पता नहीं तुम्हारी माँ क्यों बिला हो जाए इतनी परेशान हो रही है। डॉक्टर के मशवरे में मुझे हॉस्पिटल एडमिट करवाना चाह रही थी। अच्छा हुआ मैं नहीं गया, रेस्ट किया और देखो ठीक हो गया। डैड, डॉक्टर बिला वजह तो नहीं कह रहे ना? आप जानते हैं आपको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। जानता हूँ, और ये भी पता है कि तीसरा वाला बड़ा सवेयर होगा। इसी का डर है ना तुम्हें और तुम्हारी माँ को। ऐसी बातें मत करें डैड, एहतियात करने में क्या खराबी? अगर आप जाके हॉस्पिटल में 1 दिन के लिए एडमिट हो जाएंगे तो? मैं चला जाऊंगा, तुम मेरी वजह से इतने परेशान क्यों हो? तुम अपनी यूनिवर्सिटी मिस मत करो, मैं हो आऊंगा। डैड, एक बात करूं, अगर आप माइंड ना करें तो? बोलो। डॉक्टर का कहना है कि मेडिसिन और रेस्ट के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आप खुश और हर फिक्र से आजाद रहें। आपके दिल पे कोई बोझ नहीं होना चाहिए। मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम मेरी आंखों के सामने बैठे हुए हो। तुम्हारी खुशियां देखने के लिए मैं जिंदा हूं और इंशाल्लाह देखूंगा। क्यों खुद को धोखा दे रहे हैं डैड? आपके दिल पे बोझ है, आप किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन एक गम है जो आप सालों से बर्दाश्त करते आ रहे हैं। कैसा गम? मैं अकेला हूं, मेरे कोई भाई बहन नहीं, लेकिन मैं फील कर सकता हूं कि भाई बहन के बगैर जिंदगी गुजारना थोड़ा मुश्किल होता है। आपने जिंदगी का एक हिस्सा राहिला आंटी के साथ गुजारा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको उनसे आज भी मोहब्बत ना हो? एक खून है आप लोग। एक लफ्ज नहीं कहना आरम। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता। नाम नहीं सुनेंगे तो आपके दिल का बोझ कैसे हल्का होगा? प्लीज पुरानी बातें भूल जाएं, एक बार उन्हें दिल से माफ करके देखें, टूटे हुए रिश्ते जोड़ें। हो सकता है आपको इतना सुकून मिले कि आप। कहा ना आरम, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम्हें लगता है उससे मिलने से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी? ये तुम्हारी भूल है। अगर जिंदगी में मुझे कभी दोबारा उसकी शक्ल नजर आई तो मेरा दिल सदमे से बंद हो जाएगा। लेकिन मैं उससे इतनी नफरत करता हूं जितनी तुमसे मोहब्बत भी नहीं। उसको दोबारा देखना मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा।
मुझे लगता था कि आप यहाँ के मामला संभाल लेंगी, अब्बा को समझाएंगी। उल्टा आप उन्हें मुबारकबाद देनी, मिठाई खा रही हैं। तो खुशी की खबर है, क्यों ना खाऊं मैं मिठाई, हद होती है। मेरी तो दोनों औलादें ही पागल है। जब से ये आई है इसने रो रो के ताने दे दे के मेरे सर में दर्द किया हुआ था, और अब बैठी हुई अपने अब्बा को मुबारकबाद दे रही है और मिठाई भी खा रही है। मैं तो ये देखूंगा कि घर जाके कैसर भाई को कैसे बताएंगी आप। डर नहीं लग रहा, खौफ नहीं आ रहा? आप मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं है। अरे भाई, मैं अपने भाई की खुशी देखूं या नंद के अरमान? और वैसे भी तुम्हें फिक्र में हल्कान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैसर के खानदान से 2-3 बहुत अच्छे रिश्ते आए हैं सबा के लिए, कहीं ना कहीं ठिकाने लग जाएगी। और तुम शुक्र अदा करो, किस्मत बार बार मेहरबान नहीं होती। ये किस्मत मुझ पे मेहरबान नहीं हो रही, मेरा बैंड बजा रही है। ना शुक्र मत बनो, इतने बड़े घर की लड़की बहू बनकर आएगी, जरा सोचो वो क्या क्या लाएगी इस घर में। बल्कि इस घर में क्यों, अरे भाई इतने बड़े बाप की बेटी है, हो सकता है उसका बाप उसको जहेज में बंगला दे दे। और वैसे भी ना, घर आई नेमत का शुक्र अदा करते हैं, मुंह नहीं बनाते। थैंक गॉड तुम आ गई। मैं तो तुम्हें डर के मारे कॉल या मैसेज भी नहीं कर रहा था कि पता नहीं तुम्हारे घर पे हालात कैसे हो। मुझे डर इस बात का भी था कि तुम यूनिवर्सिटी आ भी पाओगी या नहीं। मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन जब सुबह डैड ने मुझसे पूछा कि मैं यूनिवर्सिटी के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही, मैं भी हैरान रह गई। सब नहीं होना चाहिए था अरहम, बहुत गलत हुआ है। आई नो, सब मेरी गलती है। मुझे जैद को फोर्स करके तुम्हारे पास नहीं भेजना चाहिए था। तुम्हारी गलती सिर्फ ये नहीं है अरहम, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने मोहब्बत करने की नियत तो कर ली, लेकिन उस मोहब्बत को दुनिया के सामने तस्लीम नहीं कर पाए। बस भाई, बहुत हो गया एक दूसरे को गलतियां बताना। अब गलतियां ठीक करने का वक्त है। तुम दोनों हमेशा मुझे अपने मकसद के लिए यूज करते रहे हो। तुम जो कहते रहे हो इतना दोस्ती में करता रहा, लेकिन अब तुम दोनों को मेरी बात सुननी होगी और माननी भी होगी। ये एहसान मुझ पे मत जताओ, इसके लिए किया ना इस वक्त, उसको बोलो, मुझे नहीं। हाँ तो तुम्हारे लिए तो कहता था, वो किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा था उसे। ये इश्क भी ना किसी पागल कुत्ते से कम नहीं होता, जब दिल करता है काट लेता है। एक हराम, होश कर, इस वक्त बहुत अजीब सिचुएशन है, तुझे कोई बोल्ड स्टेप लेना होगा फौरन आज ही। अरे तू आज की बात कर रहा है? मैं कल ही गया था अपने डैड के पास, ये सोच के कि सब कुछ बता क्या कहा उन्होंने? पता था मुझे। देना मेरी बात सुनो, डैड की तबीयत ठीक नहीं थी, हार्ट पेशेंट है वो। मैंने पूरी कोशिश की उनको कन्विंस करने की, लेकिन उन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। कैसे सुनते? जैसे ही मैंने राहिला आंटी और फयाज अंकल का नाम लिया, वो वापस से बाहर हो गए। अगर मैं उनको पूरी बात बता देता तो चलो मान लेते हैं कि तुम्हें उनकी बड़ी फिक्र है, होनी भी चाहिए, लेकिन हम भी अपनी जिंदगी उधार लेकर तो नहीं आए ना।
तुम्हारी अपनी अपनी भी जिंदगियां हैं जो कि बर्बाद हो रही है तेरी वजह से। अपने घर वालों के सामने चीख चीख कर इनकार कर चुका हूं, लेकिन मेरे अब्बा इसके डैड के सामने जाकर इनकार कैसे करें? और तुम्हारे मना करने के बावजूद अगर ये तुम्हारा नाम ले भी ले तो क्या गारंटी है कि तुम ऐन वक्त पे मुकरोगे नहीं? इसीलिए अरहम, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे तुम्हारे डैड की परवाह नहीं है। मैंने कई बार सोचा कि इनको असली बात बता दूं, लेकिन हर बार रुक गई ये सोच के कि तुम डरपोक हो, तुम बुज़दिल हो। अगर मैंने उनको बता दिया और तुमने इनकार कर दिया कि तुम मुझे जानते ही नहीं, तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? मैं तो कहीं की नहीं रही ना। ऐसे मत कहो नैना, तुम्हें मेरी मोहब्बत पे शक है? मुझे तुम्हारे होने पे शक है। तुम हो भी कि नहीं अरहम? और अगर तुम हो तो मेरे साथ क्यों नहीं हो? अरे एक मिनट, ये साथ देगा? ये यही रुको, मैं देखता हूँ कैसे साथ नहीं देगा। इधर देखो, तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, आज से नहीं कई सालों से। और जितनी तुम दोनों की मोहब्बत ढीठ है, उतनी तुम दोनों के घर वालों की दुश्मनी भी ढीठ है। ना तुम्हारे घर वाले कभी दुश्मनी छोड़ेंगे और ना तुम दोनों एक दूसरे के बगैर रह सकते हो। इसलिए मैंने एक हल निकाला है। क्या हाल? कोर्ट मैरिज। तुम दोनों चुपकर निकाह कर लो और इस मुल्क को छोड़कर भाग जाओ। सर बैठिए अमित साहब। सर, जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। अब उसका जिक्र जाने दें, जो नई बात हो चुकी है उस पर आए। मैंने नैना और जैद का रिश्ता जज्बात में आकर नहीं किया, बहुत सोच समझ कर किया है। और रही 1 साल की शर्त, तो वो भी जैद के भले के लिए। नैना 2-4 महीने में यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाएगी। मैं चाहूं तो जैद को अपनी ही फर्म में कोई बहुत अच्छी जॉब भी दे सकता हूं और फिर इन दोनों की शादी भी कर सकता हूं। लेकिन मैंने ये मकाम बहुत मेहनत से हासिल किया है। आप ठीक कह रहे हैं सर, और मैं खुद भी नहीं चाहता कि जैद किसी सहारे के साथ आगे बढ़े। वो बहुत काबिल और ज़हीन बच्चा है और मुझे यकीन है कि वो बहुत बहुत तरक्की करेगा। ठीक है, तो उसे इस 1 साल के अरसे में कुछ तजर्बा हासिल करने दें, उसे प्रैक्टिकल लाइफ में आने दें और अपनी काबिलियत मनवाने दें। बहरहाल मेरा जो कुछ भी है वो नैना का ही है, और उसका भी जिससे नैना की शादी हो। तुम पागल तो नहीं हो गए? होश में तो हो अपने? तुम दोनों एक बार मेरी बात सुकून से सुन तो लो। मैं सिर्फ मसले का हल पेश कर रहा हूं। ये तो मसले का हल बता रहा है या बढ़ा रहा है मसले को? अबे यार, तुम दोनों मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? ये उम्मीद अपने दिल से निकाल दो कि तुम दोनों के घर वाले कभी आराम से शादी के लिए मानेंगे। और तुमने कभी हिम्मत करके उनसे कह भी दिया ना तो इनकार ही सुनोगे। यार, अगर तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा? तुम दोनों अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हो, तुम दोनों को जान से तो नहीं मारेंगे। और देखो, जब तुम 2-3 साल मुल्क से बाहर रहोगे तो सब कुछ भूल भाल जाएंगे यार। और सीरियसली, जब तुम दूर रहोगे ना, तुम्हारी कदर होगी, खुद बुलाएंगे तुम्हें वापस। बकवास आइडिया है ये। मैं पहले डैड को शौक दे चुकी हूँ, अब मैं ये हरकत करूं? हाँ तो ना करो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि 1-2 दिन में ये अपने डैड को लेकर तुम्हारा रिश्ता लेने आएगा, तो इस खुशफहमी से बाहर निकलो और चुपचाप मेरे साथ शादी की तैयारी करो। तुमसे शादी करने से बेहतर है मैं जहर खा के मर जाऊं। प्लीज जल्दी मरो, वरना मेरी जिंदगी में जहर घुल जाएगा। Are you sure इसके बाद सब ठीक हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा।
क्यों नहीं होगा यार? देख, पेरेंट्स औलाद से कब तक नाराज रह सकते हैं? और नाराज होकर करेंगे भी क्या जब शादी तो हो चुकी होगी। लेकिन तुम दोनों को कुछ अर्से के लिए मुल्क से बाहर जाना होगा ताकि तुम लोगों को प्रेशराइज ना करें यार। और फिर तेरे पास तो अमेरिका का वीजा है, जब चाहे जा सकता है यार। हाँ, मगर नैना के वीजा में अभी टाइम लगेगा ना। चुप हो जाओ तुम दोनों। मैं ऐसे कहीं नहीं जा रही और ना भाग के शादी करूंगी। सुन लिया तुम यार? हम नैना भाग कर शादी नहीं करने वाली, पूरी धूमधाम के साथ मुझसे शादी करने वाली है ये। मर जाओ तुम। मैं क्यों मरूं? तुम दोनों की लव स्टोरी नाकाम हो रही है, तुम दोनों लैला मजनू की तरह जहर खा के क्यों नहीं मर जाते हो? अपनी खाली लव स्टोरी में मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी लव स्टोरी को हैप्पी एंडिंग देने का। मैं जो कुछ भी करता हूं सिर्फ अपने भले के लिए करता हूं, और ये भी जो कुछ कर रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरी जान उस वक्त तक नहीं छूटेगी जब तक ये खुद इनकार नहीं करती यार। नैना मेरी बात सुनो, देखो तुम्हें हमेशा इससे गिला रहा है कि कभी हिम्मत नहीं करता, कोई बोल्ड स्टेप नहीं लेता, लेकिन आज जब ये हिम्मत मैं अपने डैड को इतना बड़ा दुख नहीं दे सकती। ये बात सही है कि मुझे अपने डैड से शिकायतें रही कि मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अबे देख क्या रहा है, जाके मनाओ उसे। कोर्ट मैरिज, तुम दोनों चुपकर निकाह कर लो और इस मुल्क को छोड़कर भाग जाओ। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी के लिए वैसे ही हालात पैदा करूं और वो मुझे बाप की बजाय दुश्मन समझे और फिर सारी उम्र पछताती रहे। महज गैरत और अना की वजह से मैं अपनी बेटी के अंदर बगावत नहीं पैदा करूंगा। ये उम्मीद अपने दिल से निकाल दो कि तुम दोनों के घर वाले कभी आराम से शादी के लिए मानेंगे, और तुमने हिम्मत करके कह भी दिया ना तो इनकार ही सुनोगे। जब तुम 2-3 साल मुल्क से बाहर रहोगे तो सब कुछ भूल भाल जाएंगे यार। और सीरियसली जब तुम दूर रहोगे ना तुम्हारी कदर होगी, खुद बुलाएंगे तुम्हें वापस।